अब हमारा जनरल नॉलेज में अगला टॉपिक है साउथ एशिया। ये जो मैंने आपको ये सामने बनाया मैप, ये साउथ एशिया का है। जब भी साउथ एशिया की बात आपके सामने आए तो आपने मैप के ऊपर एशिया को देखना है। एशिया मैप के ऊपर राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड हमेशा ईस्ट होता है मैप के ऊपर। तो ईस्ट में है एशिया और एशिया के साउथ नीचे की तरफ होता है। तो नीचे, सबसे नीचे एशिया में जो कंट्री है वो इंडिया, या इंडिया की लूप आती है, और ये श्रीलंका और ये आता है। जब भी साउथ एशिया से कोई पूछे तो आपने इंडिया को फोकल पॉइंट बनाना है, यानी कि दिस इज़ ए सेंट्रल पॉइंट। और फ्रॉम इंडिया आप जो है अपनी कंपास घुमाते जाएं तो आप देखेंगे कि इंडिया से आप इसके एजेस या इसकी पेरिफेरी के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। इंडिया के बाद बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, उसके नीचे आ जाए मालदीव्स, और ये फिर उसके बाद श्रीलंका है। ये साउथ एशिया की 7 कंट्रीज़ हैं। और मेजर जो है ग्लू जो प्रोवाइड करता है बाकी सारी कंट्रीज़ को, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। Without the glue of India, these countries present on the periphery of India cannot communicate with each other, because they need Indian territory to communicate. I mean, to trade with each other or to, do business. So this is South Asia. अब हम देखते हैं कि साउथ एशिया की थोड़ी सी हम इसके बारे में थोड़ी इसकी जोग्राफ़ी के बारे में देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया की जो हिस्ट्री अगर लिखी जाए तो गंजेटिक प्लेन के ऊपर लिखी जाती है। इंडिया के 2 हिस्से अगर हम करें तो ये अपर इंडिया बन जाता है, और ये वाला जो लूप है जिसको मैंने कल आपको बताया था पेनिनसुलर इंडिया, यानी पेनिनसुला किसको बोलते हैं? लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। इधर देखें, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर से भी इंडियन ओशन है, इधर से भी इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन का कौन सा सी है यहाँ पर? यहाँ पे अरेबियन सी है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अरेबियन सी। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल है, ये एक सी है। आपको मैंने कल बताया था कि इन तीनों के दरमियान में यानी इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के दरमियान में एक सी है जिसको लैक्काडिव सी भी बोलते हैं। तो बहरहाल वो वाला सी, या अगर नीचे आ जाएं तो नीचे सारा इंडियन ओशन है और अरेबियन सी। तो 3 तरफ से ये वाला जो लूप है ये घिरा हुआ है सी में, और एक साइड से ये लैंड में है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका पेनिनसुलर इंडिया है, यानी पेनिनसुला है। तो इंडियन पेनिनसुला इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस पार्ट इज़, यहाँ पे एक विंध्या रेंज है, एक माउंटेन रेंज है विंध्या रेंज, इसको विंध्या रेंज बोलते हैं। और जब मुसलमान यहाँ पे हुकूमत करते थे तो ज़्यादातर वो अफ़गानिस्तान से या सेंट्रल एशियन स्टेट से इस रास्ते से आया करते थे। यहाँ से एंटर हुए, फ़र्ज़ करें यहाँ एंटर होते हैं तो वो आ जाते हैं पेशावर में, पेशावर से वो सीधा आते हैं इस तरफ को लाहौर में, लाहौर से सीधा आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली का मतलब है कि ऊपर वाली साइड पे वो ज़्यादा रहते हैं। यहाँ नीचे वाली साइड में उनकी ज़्यादातर पेनिट्रेशन नहीं होती थी। और ज़्यादा यहाँ पर जब अरब्स आते थे ट्रेड करने के लिए तो वही इस एरिया के अंदर आते थे, और इस कोस्टल एरिया को कहते हैं मालाबार का रीजन, और यहाँ पर ही उन्होंने इस्लाम को फैलाया। इस्लाम उन ट्रेडर्स के ज़रिए से फैलना शुरू हुआ। और दूसरे नंबर पर ये जो बांग्लादेश का इलाका है, यहाँ पर इस्लाम किस तरीके से फैला? बोट के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ से निकलती हैं दरियाए गंगा। ये ऊपर तिब्बत है इसका, चाइना का ये तिब्बत रीजन है, तो तिब्बत से निकलता है दरियाए गंगा, और ये गंगा दिल्ली के करीब से होकर बांग्लादेश में चला जाता है। ये गंगा दिल्ली के करीब से होकर बांग्लादेश में चला जाता है। और इसके साथ साथ इधर से इसके साथ ही जो एक और रिवर जो जमुना है, जमुना आके
इसके साथ मिल जाता है बिहार के इलाके में। बिहार में एक शहर है वाराणसी, एक शहर है वाराणसी, वाराणसी शहर है। इलाहाबाद, उसको मुसलमान कहते हैं इलाहाबाद, जहाँ पे आपको पता है अल्लामा इकबाल ने एड्रेस भी करके तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट किया था। तो इलाहाबाद वाराणसी के मुकाम पर इस जगह पे बोथ ऑफ दीज रिवर्स, गंगा एंड जमुना, बोथ ऑफ देम हैव द कॉन्फ्लुएंस, दोनों मिल जाते हैं और इसको संगम बोलते हैं। इस संगम के ऊपर ऑलमोस्ट एवरी 12 ईयर्स एक मेला लगता है, कुंभ का मेला। वो जो कुंभ का मेला है, जिसको कुंभ का मेला भी बोलते हैं, ये जो कुंभ का मेला है ये यहाँ पे लगता है और एक अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ के करीब 100 मिलियन पीपल गैदर हियर अंडर हिंदू रिलीजन टू सेलिब्रेट दिस मेला। और ये जो मेला है ये 4 दफ़ा लगता है 12 साल में, यानी कि लगता वैसे 12 साल में एक दफ़ा है लेकिन 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर लगता है। और यहाँ पर आके लोग नहाते भी हैं, अपनी चिताएं भी हवाले करते हैं इसके। और इस वक्त गंगा जो है दुनिया के का सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड रिवर है वो बन चुका हुआ है। तो ये एक तरह से आपके लिए ये बुलेट पॉइंट आप बना लेंगे कि इलाहाबाद वाराणसी के मुकाम पर ये दोनों रिवर्स मिलते हैं। अब एक और बात याद रखें कि जिस जिस एरिया को सिराप करता है, यानी कि अगर हम इसको लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कम से कम यहाँ से नहरें निकाल के ये मुख्तलिफ एरियाज़ को इरिगेट किया होगा। और ये जो गंगा का प्लेन बनता है, ये तकरीबन ये वाला हिस्सा जहाँ तक इरिगेशन होती है इसकी, इसको प्लेन बोलते हैं, तो इसको कहते हैं गंजेटिक प्लेन। तो गंजेटिक प्लेन जो है उस एरिया में अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है इंडिया की, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिच शहर आबाद हैं यहाँ पर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न बंगाल है, इधर बिहार है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर आ जाएं तो इधर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये सारे बड़े बड़े ज़बरदस्त शहर हिंदुस्तान के आबाद हैं। तो यहाँ आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आजकल योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है जो कि एंटी मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं गंजेटिक प्लेन। एक और रिवर है हिंदुस्तान का, एक बहुत बड़ा रिवर है जो तिब्बत से निकलता है, उसका वो इंडिया में आकर, इंडिया में आसाम की तरफ से, ये आसाम का इलाका है इंडिया का, उसकी तरफ से दाखिल होता है इंडिया में और फिर आ जाता है बांग्लादेश में। तो ये दोनों रिवर्स, क्योंकि गंगा में जमुना मिलता है तो फिर गंगा मेन रिवर हो गया, दोनों रिवर यहाँ पे ढाका के करीब आकर तो डेल्टा बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश का एक और भी नाम है लैंड ऑफ द 2 डेल्टास। बांग्लादेश को क्या कहती हैं? लैंड ऑफ डबल डेल्टा, यानी 2 डेल्टास बनते हैं। लैंड ऑफ डबल डेल्टास ये बांग्लादेश को कहा जाता है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में फरखा के मुकाम पर इंडिया एक फरखा बैराज बना रहा था। 1976 में ये डिस्प्यूट उभरा बांग्लादेश के साथ। अब तो उन्होंने इस डिस्प्यूट को यानी वाटर शेयरिंग फार्मूला तय कर लिया है, लेकिन उस वक्त ये डिस्प्यूट था। और इवन पाकिस्तान, जब बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल था, उस वक्त से ये डिस्प्यूट मौजूद है कि वो इंडिया यहाँ पे फरखा बैराज क्यों बना रहा है। अगर आप सिर्फ यही याद रखें, ये जो तिब्बत से ये रिवर निकला था इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा, इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और आप को अब पता चल गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट तिब्बत इज़ फॉर इंडिया। इंडिया के जो मेन रिवर्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? तिब्बत से निकल रहे हैं। तिब्बत से उनका गंगा निकल रहा है, मेन रिवर है उनका। बहुत बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्रा, वहाँ से निकल रहा है। इवन इंडस जो है तिब्बत से निकल के आता है। फिर उसके बाद सतलुज इंडस से निकलता है। मेजर रिवर्स इंडिया के तिब्बत से निकलते हैं और पाकिस्तान के भी। तो इस वजह से तिब्बत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो यू माइट नो और यू मस्ट नो दैट इंडिया वेंट इनटू वॉर विद चाइना ऑन तिब्बत इन 1962।
1962 में वॉर हुई थी और इंडिया की कोशिश थी कि वो तिब्बत को आज़ाद करवा लेगा। जिस तरीके से 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, तो कश्मीर तो आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया ने लाहौर के ऊपर हमला खोल दिया। तो ना हम उनसे कश्मीर आज़ाद करवा पाए और ना ही इंडिया चाइना से तिब्बत 1962 की वॉर में आज़ाद करवा पाया। तो ये दो मेजर रिवर्स आपने देखे, एक ब्रह्मपुत्रा की प्लेन है और एक गंजेटिक प्लेन है। तो बात करने का मकसद ये था कि मुसलमान जो है यहाँ से इंडस रिवर के में बोट के ज़रिए से जाते थे बांग्लादेश में या बंगाल के इलाके में और यहाँ पर इस्लाम फैलाते थे। तो बाय बोट इस्लाम रीच्ड बंगाल। उसके बाद हम देखते हैं एक ये जो रेंज है, रेंज को मुसलमान, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो ये पेनिनसुला है ये हमेशा एक अलहदा से मुल्क ही रहा है, ये अ कंट्री विद इन कंट्री रहा है, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। इसकी टोपोग्राफी के डिस्टिंक्ट होने की वजह से इस हिस्से का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत कम आया है। मसलन यहाँ पे दड़ावड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे मलयालम है, जैसे तेलुगु है, जैसे वो तमिल है। तो ये द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं उन लैंग्वेजेस से जो इस हिस्से में बोली जाती हैं। इवन इस हिस्से में उर्दू बोली जाती है। उर्दू का माखज़ कहाँ पर आया, कहाँ से आया? अरबिक से या पर्शिया से आया, पर्शियन से और तुर्किश लैंग्वेज से, और उसका इम्पैक्ट पे हिंदी में पड़ा। और हिंदी भी उर्दू के करीब करीब की ज़ुबान है बोलने में, और लेकिन लिखने में डिफरेंट है। तो आम तौर पर जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में या पाकिस्तान के रास्ते से आता था, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे इस्लाम से पहले मुख्तलिफ़ किस्म की तहजीबें हों, वो गंजेटिक प्लेन तक ज़रूर पहुंचता था, लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच दिस एरिया बिकॉज ऑफ द माउंटेनस या फिर रगड प्लेन। ये सारा प्लेटो है। ये वाला दक्कन का एरिया कहते हैं, दक्कन कहते हैं साउथ को। तो इंडिया का साउथ ये है, तो इसको दक्कन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्कन भी बोलते हैं। और दक्कन का इलाका जो है, यहाँ पे घात हैं, घात कहते हैं हिल को। ये घात है, हिली एरिया है। एक तो प्लेटो है ये वाला सारा एरिया, ये प्लेटो का एरिया है, और यहाँ पे घात है। जो राइट हैंड वाली घात है उसको कहते हैं ईस्टर्न घात। ईस्टर्न यानी मशरकी घात। ये राइट हैंड वाली जो अभी मैं बना रहा हूँ इनको बोलते हैं ईस्टर्न घात, ये वाली ईस्टर्न, और ये वाली वेस्टर्न घात। लेकिन वेस्टर्न घात जो हैं वो बड़ी हैं, इसलिए यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जब मूनसून आती है और रेनफॉल के ज़रिए से नदियाँ नाले बहती हैं, तो रिवर्स जो हैं आम तौर पर इधर से बहकर इस तरफ को जाते हैं। तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ से भी, लेकिन ये बड़ा रगड सा लैंडस्केप है। इसी वजह से मुस्लिम्स अंडर मुगल्स कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ दिस एरिया कम्प्लीटली। ख़ास तौर पे आपको पता होगा कि जहांगीर के ज़माने में दक्कन के ऊपर कब्ज़े की कोशिश की गई। उसके बाद फिर शाहजहां के ज़माने में कोशिश की, और औरंगज़ेब तो ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स दक्कन में रहा था इस इलाके को कब्ज़ा में करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मराठास थे वो काबू ना आ सके, उन्होंने गुरिल्ला वॉर मुगल्स के ख़िलाफ़ जारी रखी और कच्चा पक्का कब्ज़ा तो कर लिया औरंगज़ेब ने, लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब मरा फिर दोबारा से इन्हीं मराठास ने, जो मराठास हिंदूस थे, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और दोबारा से वो एक बहुत बड़ी पावर बन के यहाँ पर उभरे। अभी भी मराठास की जो फिल्में लगती हैं, जैसे बाजीराव मस्ताना है, या फिर आपने हिंदुस्तान की एक मूवी देखी होगी वो बाहुबली, तो वो उनकी वो दिखाया जाता है कि वो कितने हीरोइक हैं और वो बड़े बहादुर हैं, और मराठास वाकई ही उनकी ब्रेवरी की बहुत सारी निशानियाँ हैं। ये दक्कन का एरिया कहलाता है, साउथ का एरिया। अच्छा, इसके बारे में एक और भी बात बता दूं कि ख़ास तौर पर इस एरिया के अंदर ही हमारी टीपू सुल्तान जो थे, उनकी स्टेट जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। टीपू सुल्तान और हैदर अली जो उनके वालिद थे, उनकी स्टेट इधर ही थी, और इधर ही वो जो मैसूर की स्टेट थी वो इधर ही थी, और यही उनके लिए
चना बना हुई थी। हैदराबाद दक्कन भी इधर ही था। हैदराबाद दक्कन के बारे में आपको पता है कि वो एक स्टेट थी और उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया, लेकिन हिंदुस्तान ने कायद-ए-आज़म की वफ़ात के 48 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और इसको इसके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ सूबों में उसको दाखिल कर लिया। तो ये दक्कन का हिस्सा है। दक्कन जो है एग्रीकल्चरली बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका जो प्लेटो है वो लावा के उगलने की वजह से बना है, और लावा जो कि अंदर ज़मीन के मोल्टन रॉक होती है, मिनरल रिच होता है, और वो जो ज़मीन बनाता है तो इंतहाई रिच ज़मीन होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर बेहतरीन जो रिचनेस है वो मौजूद है, और ये कॉटन बेल्ट, हिंदुस्तान की बेहतरीन कॉटन बेल्ट यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ग्रेश किस्म की और मिनरल रिच है। तो यहाँ पे घात हो गए और उसके साथ साथ रगड लैंडस्केप हो गया। इनकी ज़ुबानें भी डिफरेंट, इनकी कल्चर भी डिफरेंट, ऐसा लगता है कि इनका असर उसके ऊपर पड़ा ही नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देख लें। हिस्ट्री जहाँ तक हमें पता है, ये हिस्टोरियंस को पता है, यहाँ इस जगह के ऊपर ऑलमोस्ट 2000 BC तक, 2000 BC तक, यानी कि उससे पहले से स्टार्ट है 3000 से लेकर ऑनवर्ड। कुछ लोग तो कहते हैं 4000 BC से लेकर ऑनवर्ड, 4000 BC से लेकर ऑनवर्ड जो 2000 BC तक यहाँ पर हमारे इंडस सिविलाइजेशन आबाद रहीं, जिनकी मेजर सिटीज़, आई मीन दैट सिविलाइजेशन was rooted in major cities of मोइंजोडैरो, जो आज हमारे सिंध में है, और हड़प्पा और मोइंजोडैरो में इनकी मौजूद थी। ख़ास तौर पर इन रिवर्स के किनारे सतलुज, ब्यास और इन रिवर्स के किनारों पर उनकी ये तहज़ीब, या इस इंडस के करीब करीब उनकी तहज़ीब मौजूद थी। 2000 BC में उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, और 1500 BC में आर्यंस, जिनको इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं, वो ईरान के रास्ते आए। इंडो यूरोपियन बोलते हैं, ईरान का रास्ता ये है, यहाँ से वो दाखिल हुए, और वो भी इसी लैंड के ऊपर जो कि इस वक्त इंडस की लैंड है, यहाँ पर आबाद हुए। और एक्चुअली ये जो आर्यंस थे, इंडो यूरोपियन, लंबे कद के, खूबसूरत चमकते रंग और बड़ी बड़ी उनकी नाकें, बड़ी बड़ी हाइट, उसी तरीके से जो यहाँ पे हमारे आबा व अजदाद थे वो ज़रा काले भजंग, पतली पतली टांगें और छोटी नाक, और इतने अच्छे फीचर्स उनके नहीं थे। तो उनको उन्होंने दबा लिया, क्योंकि ये बेहतर टेक्नोलॉजी अपने लेके आए थे, घोड़े, हर्ड्स, चैरियट्स, और उसके बाद उनके पास वेपन्स बेहतर थे, सुपीरियॉरिटी भी उनके अंदर मौजूद थी, सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। उनको दबा लिया, डोमिनेट किया, बहुत से कत्ल कर दिया, और इस सारे एरिया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। और यही वो आर्यंस थे जिन्होंने हिंदुइज़्म की इब्तदा की। जिन्होंने किसकी इब्तदा की? हिंदुइज़्म की इब्तदा की, क्योंकि वेदास लिखे गए, और वेदास भी इन्हीं के थे, क्योंकि वैदिक रिलीजन इन्होंने ही स्टार्ट किया। और एक सोसाइटी बनाई, हिंदुइज़्म की बेस के ऊपर एक सोसाइटी बनाई। ये सोसाइटी क्लास बेस्ड थी, ख़ुद ब्राह्मण बन के टॉप के ऊपर हो गए। रिलीजियस जो ऑब्लिगेशंस उनके हाथ में रहीं। फिर उसके बाद हर एक के लिए एक क्लास बनाई, एक दर्जा बनाया, 4 मेजर दर्जे उन्होंने बनाए। तो वेदा यहाँ पर हिंदुइज़्म एक्चुअली जनरेट होता है इस रीजन से, जो इंडस का रीजन है। इंडस से ही इंडिया का नाम मिला है। इंडस का पुराना नाम हिंद था, दरियाए हिंद। हिंद से हिंदुस्तान का नाम मिला है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फिर ये जब आर्यंस इसके ऊपर काबिज हो गए, तो फिर आर्यंस गंजेटिक प्लेन के अंदर भी गए और यहाँ पर भी हिंदुइज़्म फैलानी शुरू कर दी। और हिंदुइज़्म एक बहुत पावरफुल किस्म का रिलीजन था, बहुत फ्लेक्सिबल रिलीजन था, क्योंकि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी बाद में जो रिलीजन आया वो इसको इसमें समोते गए। लेकिन बहुत मुश्किल था इसकी तरफ आना, इस तरफ शायद हिंदुइज़्म ना आ पाया, या ये जो क्लास सिस्टम थी वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ना आ पाई। लेकिन थोड़ी बहुत ये बहुत सदियां लगी इस तक आते आते। अब हम आगे देखते हैं, एक और नाम पैदा हुआ यहाँ पर नेपाल के इलाके में, सिद्धार्था, प्रिंस सिद्धार्था उसका नाम था। बुद्धा, गौतम बुद्ध उसका नाम, उसने शहजादा था। 6th सेंचुरी BC में
सिक्स्थ सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी BC में उसने जो प्रिंसेस वाली लाइफ है वो छोड़ी और उसके बाद फिर वो निकल गया और पीस के लिए वो प्रीच करता रहा। अपनी ज़िंदगी में बुद्धिज़्म इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन जब वो मर गया तो उसके बाद हिंदुस्तान में एक शख्सियत पैदा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, तो फिर उसके बाद उसका जो बेटों में से एक बेटा था, बल्कि उसका पोता जो था अशोका जो है बुद्ध हुआ और उसके ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म फैलना शुरू की। उसने प्रीचर्स को पूरी दुनिया में फैला दिया और पूरी दुनिया में, जापान तक, साउथ ईस्ट एशिया तक, ईस्ट एशिया तक, चाइना में, इवन के मेडिटेरेनियन सी तक बुद्धिज़्म बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ अशोका के अंडर। और मज़े की बात है, अशोका के मर जाने के बाद बुद्धिज़्म बड़ी तेज़ी से यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गया हिंदुस्तान में, लेकिन दूसरे एरियाज़ में ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो नेबरिंग साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पर। पाकिस्तान का ये रीजन जो पठानों का आज रीजन है ऑलमोस्ट सारा बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट हो गया। अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो बुद्धिज़्म ज़्यादा पावरफुल फोर्स यहाँ पे थी। इस फोर्स को ख़त्म किया इस्लाम ने। जब इस्लाम यहाँ से दाखिल हुआ तो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया और वो वाला एरिया ऐसे जैसे कि एक वर्ल्ड जाइंट वेव थी इस्लाम की, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे ही मुसलमान हुए। हमने बात की कि यहाँ पे आर्यंस के बाद जो बड़ी ताकत यहाँ पे आई वो थी पर्शियंस जो थे, जो कि अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इधर इवन ईरान के अंदर, ईरान से आगे ईरान में पर्सिपोलिस एक शहर था, उनको कैपिटल बनाया। इजिप्ट तक उनकी हुकूमत थी। इजिप्ट से लेकर फिर वो इस एरिया तक आए और गंधारा की सिविलाइजेशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। पर्शियंस के बाद ग्रीक आए अंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट, और जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ से चले गए तो फिर एक बहुत बड़ी एम्पायर उठी, उसका नाम था मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसी गंधारा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और उसके प्रोफेसर थे कुटिलिया चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके टीचर में से एक थे जो बाद में उसके मिनिस्टर भी बने, और उसका नाम था चाणक्य कौटिल्य। जो चाणक्य कौटिल्य था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और फिर इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर उसने कब्जा किया। ऑलमोस्ट यहाँ बंगाल से लेकर इस पाकिस्तान का जो आज रीजन है वहाँ तक और ऑलमोस्ट नीचे तक उसने इस हिंदुस्तान को कब्ज़ा किया। लेकिन उसका जो जितने भी बेटे थे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हुकूमत की। अशोका ने 40 साल हुकूमत की। जब तक उनकी हुकूमत रही बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते रहे। और जब उनका डिक्लाइन आया ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी शायद 2 AD में, तो उसके बाद कोई ऐसी प्रोमिनेंट, ये हिंदुस्तान मुख्तलिफ टुकड़ों में बदल गया, कोई ऐसी प्रोमिनेंट फोर्स नहीं थी जो यहाँ पे आ सकती। लेकिन देयर वाज द पावर ऑफ इस्लाम वंस एंटर्ड इनटू इंडिया, इट ओवरवेलम्ड मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ना सिर्फ पाकिस्तान का ये रीजन सारा मुसलमान किया, गंजेटिक प्लेन के अंदर तक आए, दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और उसके बाद बंगाल तक चले गए। लेकिन दक्कन का एरिया रिमेन्ड कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश्ड और उस पर कब्ज़ा करने की बहुत सारी कोशिशें फेल हुई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोग्राफ़ी, मुसलमानों के रास्ते में जब भी जोग्राफ़ी आई, चाहे वो स्पेन से आप फ्रांस में दाखिल होना है और रास्ते में पायरेनीज़ की माउंटेन्स आ गई, जहाँ पे जोग्राफ़िकल हर्डल आ गई, चाहे वो समंदर की हो, चाहे वो माउंटेन्स की हो, चाहे वो कोई भी, वहाँ पे मुसलमान जो इस्लाम की एनर्जी है वो डिसिपेट होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से ये उन यूरोपियन हिस्टोरियंस का ख्याल है। तो विंध्य रेंज को सबसे पहले जो क्रॉस किया था वो मुसलमानों के स्लेव डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर थे, बल्कि स्लेव थे तो, लेकिन स्लेव डायनेस्टी में नहीं आते हैं, वो आते हैं खलजी डायनेस्टी में। अलाउद्दीन खलजी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
एक वंडरफुल रूलर रहा है। अगर अकबर द ग्रेट के बाद कोई दूसरा रूलर बेहतरीन रूलर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो वो अलाउद्दीन खिलजी और फिर तीसरे नंबर के ऊपर शेर शाह सूरी। तो ये 3 रूलर्स जो बेहतरीन रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा बहुत दूर तक। उसमें से एक अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत नीचे तक गया और विंध्या रेंज को क्रॉस करके अपनी हुकूमत को यहाँ तक ले गया, लेकिन वो हुकूमत इतनी पक्की यहाँ पे नहीं थी।